मात्र छाया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्याम बाबू शर्मा आप लोगों के साथ आज मुक्तिबोध और उनके व्यक्तित्वांतरण पर चर्चा करूंगा। मुक्तिबोध और उनका व्यक्तित्वांतरण। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। कोई भी साहित्य स्वयं क्रांति नहीं करता, परंतु क्रांति की भूमिका जरूर तैयार करता है। वो समाज को स्वयं नहीं बदल सकता, लेकिन बदलने में मददगार बन सकता है। और इस हेतु मुक्तिबोध का कवि पहले स्वयं की नब्ज टटोलता है। स्वयं को रडार पर रखना है तो बहुत कठिन, लेकिन वो मुक्तिबोध ही क्या जो दूसरों की मेहतरी करने से पहले स्वयं की गर्द गुबार न झाड़े। वर्तमान व्यवस्था के बने रहने में वे अपने आप को उत्तरदायी मानते हैं। साथियों, व्यक्तित्वांतरण आत्म साक्षात्कार का अनिवार्य सोपान है और आत्म साक्षात्कार अपनी सामाजिक अस्मिता या आइडेंटिटी का साक्षात्कार है जो व्यक्ति के समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आपने काव्य को केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया न मानकर सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी माना, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ ही आत्म संस्कार भी निहित है। ये आत्म साक्षात्कार आत्म विस्तार के साथ ही बृहत्तर समाज के साथ व्यक्ति का तादात्म्य करता है। वर्तमान पूंजीवादी सत्ता और उसकी आतंकी व्यवस्था से सामान्य जन की मुक्ति उसका उच्च मानवीय आदर्श बन जाता है और सामान्य जन की मुक्ति की कठोर शर्त मुक्तिबोध का उपजीव्य बनती है, उनकी रचनाओं का उपजीव्य बनती है। इस प्रतिपाद्य तक पहुंचने के लिए आत्मनिरीक्षण से प्रारंभ कर व्यापक सामाजिक राजनीतिक सर्वेक्षणों का क्रमशः रचनाओं का दस्तावेजीकरण ये बताता है। मुक्तिबोध साहित्य की आर्थिक सामाजिक व्याख्या और भौतिक जगत की उन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक बताते हैं जो साहित्यकार के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही वे साहित्यकार के आंतरिक जगत का अध्ययन और उसकी मानसिक ग्रंथियों, कुंठाओं और मन स्थिति का विश्लेषण भी उतना ही अनिवार्य मानते थे जिसकी छाप अनेकानेक रूपों में विद्यमान रहती थी। मार्क्स ने कभी कहा था कि कुछ भी समाज के बाहर नहीं है, यहां तक कि व्यक्ति का अकेलापन भी समाज की ही देन होता है। मुक्तिबोध साहित्य की यह दृष्टि संपूर्णता को ध्यान में रखकर अग्रसर होने के कारण बनी है। उसमें वैयक्तिक और सामाजिक प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर चलती रहीं। इनके यहां जो व्यक्तिगत है वो सामाजिक बन जाता है और जो सामाजिक है वह व्यक्तिगत। मुक्तिबोध की कविता में सामाजिक दृश्य सिर्फ एक पीड़ा भरा बाह्य नहीं, वैसा ही पीड़ा वाला अंतस भी है। इसलिए अत्यंत सामाजिक होते हुए भी वह अत्यंत निजी है। व्यक्तित्व की अद्वितीयता और सामाजिक चेतना कवि के निजी मूल्य और राजनीति की सार्वजनिक भाषा में द्वैत उनकी कविताओं में समाप्त हो जाता है। नागरिक कर्मशीलता उनके अंदर दिखती है, लगातार दिखती है। फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सारंदा, चल रहा बसूला, छीले जा रहा मेरा निजत्व ही कोई, भयानक जिद जाग उठी मेरे भी अंदर, कोई बड़ा भारी हठ उठ खड़ा हुआ। विवेक को गुहावास और भटका दिया गया। साथियों, मध्यवर्गीय जनमानस की कुछ पेचीदा जटिल विशेषताएं हैं। ये सोचता है, बांग देता है और चिल्लपों भी मचाता है, परंतु चिंतन को कर्म में परिणत करने का मादा नहीं रख पाता। मुक्तिबोध समाज के बीच अपनी उपस्थिति चाहते थे जिससे वे समाज के साथ आत्मीय ढंग से जुड़ सके। वे जुड़े भी तथा पाया कि समाज में तमाम तरह की प्राचीरें हैं। गरीब जनता और खादीदारी सफेद पोश राजनय के बीच, अधिकारी और क्लर्क के बीच तो दूरियां दरकिनार, मानव संबंध भी टूटे हैं
उलझे हैं। शोषितों, उत्पीड़ितों और उनके शागिर्दों का जोर बढ़ गया है। हर जगह अपनी अपनी थानेदारी। व्यक्ति के वास्तविक का अंकन कर सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करता कवि समाज तक की यात्रा जारी रखता है। स्वयं के विलोपन द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तित्वांतरण द्वारा। शोषणकारी व्यवस्था के पोषण हेतु स्व से समाज तक को धिक्कारते हुए वे लिखते हैं, स्वार्थियों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। वर्ग विभाजन से समाज का नैतिक पतन हुआ और मानवीय दुर्बलताओं ने इंसान को अपने पास में आबद्ध कर लिया। इस शोषण परक व्यवस्था के कई रूप उभरे। सामंती पूंजीवादी तथा वर्तमान भोगोन्मुख संस्कृति जो पश्चिमी बियाबान के कैक्टसों से नया वास्तु रच रही है, इन सबको मुक्तिबोध समझते थे बखूबी। पूंजीवादी व्यवस्था दरअसल असहाय लाचारों को जोत कर ही संतुष्ट नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों तक से अपनी चाकरी करवाती है। कुंठा, हताशा, ग्लानि, संत्रास, निरर्थकता, दुख आदि के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था और इसके अनुचर बुद्धिजीवी कलाकार जिस मानवीय सत्य को स्थापित करना चाहते हैं, उसकी अमानवीय क्रूरता अच्छी तरह स्पष्ट होती है। परंतु मुक्तिबोध निराश नहीं होते। 20वीं सदी के इस 50वें चरण के प्रयास में जन जन के दमन के काले अंधकार बीच, गगन में उठते गरीबों के हाहाकार बीच, रामू के सोए हुए हृदय को अकस्मात किसी ने सत्य की शक्ति दी और हिम्मत की राह दी। पूंजीवादी झूठ के विराट अत्याचार बीच काव्य नायक रामू कवि का व्यक्तांतरित रूप है और यह पहचानना कठिन नहीं है कि मुक्तिबोध ही रामू है। अभिव्यक्ति के खतरे उठाना खतरनाक काम है। मुक्तिबोध ने अपना जीवन इस दांव पर लगा दिया और उनकी अभिव्यक्ति शब्दों पर नहीं, कर्मों पर आधारित रही। तमाम मठ और गढ़ समाज से पहले अपने भीतर के हैं। संघर्ष की जो राह उन्होंने चुनी, उस पर रामविलास शर्मा तक को लिखना पड़ा। निराला ने लिखा था, वो रहा एक मन और राम का जो न थका। यह मन निराला के पास था, मुक्तिबोध के साथ पास था। यह अपराजेय मन स्नेह का संबल पाकर वर्षों तक मृत्यु से जूझता रहा। उनमें जन संघर्ष चेतना देखने की अपार एवं उत्कट लालसा थी तथा जनमानस पर अखंड आस्था और विश्वास भी था। वे बाह्य तथा आंतरिक जगत को एक साथ भोगते हैं। आत्म विडंबना के साथ ही बाह्य परिवेश एवं परिस्थितियों की विडंबना का रूप अंधेरे में कविता में उभरा। यहाँ आत्मपरकता का तो आभास कराया ही गया, एक ऐसी दुनिया भी इसमें शामिल है जिसमें हम सब शरीक हैं। आत्मपरकता में सामाजिक चिंता किस प्रकार सम्मिलित है, इसका पता लकड़ी का रावण शीर्षक कविता के संबंध में मुक्तिबोध के स्व वक्तव्य से बड़ा साफ होता है। इस कविता में जानबूझकर जो रूपक बांधा गया है, वो सा-अभिप्राय और सब-उद्देश्य है। भारत के कुछ सक्रिय राजनीतिक क्षेत्रों में, जिसका कि मुझे व्यक्तिगत निजी अनुभव है, जनता को ढोर समझा जाता रहा है। ये भाव प्रकट किया जाता है। निजी बैठकों में, निजी मंडली में शासक वर्गों के इस लोक भय से विक्षुब्ध होकर ही लकड़ी का रावण शीर्षक कविता लिखी गई है। हाँ, कविता की शैली नितांत आत्मपरक है और तथाकथित प्रगतिशील व्याख्याकार ये अर्थ लगा सकते हैं कि मैं उस भावना का भागी हूँ। ये ताड़ सप्तक के दूसरे संस्करण के पृष्ठ 86 में आप पंक्तियां देख सकते हैं। आत्मसंघर्ष, आत्म साक्षात्कार और फिर जगत साक्षात्कार की क्रमबद्ध प्रक्रिया मुक्तिबोध के यहाँ चलती है। इसके अंतर्गत अपने अंतर्बाह्य का व्यापक सर्वेक्षण ही नहीं, आत्म संशोधन संपादन अर्थात आत्मालोचन का स्वर भी प्रमुखता से उपलब्ध होता है, जो अंततः आत्मविस्तार संस्कार से लेकर सामाजिक साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो जाता है। इस आत्म को वे कहीं मैं
और वह में विभक्त करते हैं, तो कहीं अंतर्मन और बाह्य मन के द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सामाजिक अंतर विरोधों के द्वंद्व का एक अनिवार्य अंग बन जाता है। एक तरफ व्यक्तित्व के, आत्मचेतना के अंदर प्राणवान अंतर विरोध चल रहा था, तो दूसरी तरफ कीर्ति व्यवसायी युग की प्रतिकूल विश्व चेतना थी। दो पार्टों के बीच पिसता काव्य नाटक, काव्य नायक वो था। उसकी श्रेष्ठता रथ पर सवार की नहीं, पदयात्री की थी, क्योंकि उसके वाहन चरण ही थे तथा चरणों के भीतर अंतर विषाद भी था। इसमें क्या शक कि सोने की लंका का राजा रावण था, राम वनवासी थे। तो फिर मुक्तिबोध के लिए कोई मातली रथ कैसे लाते हैं? ये आंतरिक विषाद भयावह सामाजिक यथार्थ में परिवर्तित होता है। नरेश मेहता ने लिखा है, जरा देखिए, क्या यह सच नहीं है कि मुक्तिबोध ने व्यवस्था के इस कुंभीपाक नरक तथा हमारे बीच अपनी रचनात्मकता की खिड़की केवल खोल दी है, और इस नारकी भभकी की पहली दुर्गंध को व्यक्ति के रूप में झेलने के कारण वो भले ही टूट गए, पर वो खिड़की खुली रहे, इसके लिए एक रचनाकार के रूप में अदम्य भाव से वे खड़े रहे। ये तो ठीक है कि अपनी ही विकृति देखना असुविधा देता है। अपनी गर्दन पर उगी अयाल मांस को तलाशते नाखून और ताजे खून से रक्त टपकाते दांतों वाला हमारा आंतरिक वास्तविक चरित्र विभत्स हो सकता है, कटु भी हो सकता है, पर यह हिंस्र सृष्टि मुक्तिबोध ने नहीं रची, उन्होंने तो केवल प्रस्तुत की है। व्यवस्था के शाही दरबार में सब चुपा चुप, सिवाय कवि के। चुप्पी तोड़ने का कार्य बड़पोलापन नहीं, बल्कि कर्म का साकल्य है। भूल गलती कविता में निराला ने मुक्तिबोध ने लिखा, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता सब खामोश मनसबदार। शायर और सूफी अलगजाली, इब्ने सित्रा अलवरूनी, ओलिमो फाजिल, सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। दो प्रकार की खामोशी है यहाँ, एक सत्ता की जिसका कारण इसकी जड़ प्रकृति है, और दूसरी ओर विद्रोही प्रवृत्ति की चेतन चुप्पी है। कवि बताना चाहता है कि परिस्थितियों से मात्र पलायन करना समस्या का समाधान नहीं है। एक लश्करी तैयारी के लिए मुक्तिबोध आग्रह करते हैं और लगभग चुनौती भरे स्वर में सबको अपनी पक्षधरता तय करने के लिए ललकारते हुए पूछते हैं, बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम, सुनहले ऊर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में, अथवा कहीं उससे लुटी टूटी अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन, कहां हो तुम। उनके लिए कविता और जीवन अभिन्न न थे। उनका समस्त साहित्य उस संवेदनशील रचनाकार की मार्मिक अभिव्यक्ति है जिसने अपने युग यथार्थ के बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्तरों पर गहराई से महसूस किया। भ्रष्ट, शोषक और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति व्यक्ति की अपनी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों एवं बुद्धिजीवियों की दुरभिसंधि के बीच मध्य वर्ग की उदासीनता चीनने से पहले वे अपनी जांच पड़ताल करते हैं, खतरा उठाते हैं। मुक्तिबोध को अहिंसा द्वारा हृदय परिवर्तन में विश्वास नहीं था। उन्हें भरोसा था कि पूंजी से जुड़ा मन बदल नहीं सकता, इसीलिए वे संघर्ष, क्रांति, बलिदान की बात करने लगते हैं। मुक्तिबोध का संपूर्ण चिंतन उनका व्यक्तिगत अनुभव है। वही आत्मविश्लेषण और साक्षात्कार की पीठिका प्रस्तुत करता है। कवि निरंतर एक विश्लेषण करता है। कवि की वैयक्तिक मूल्य चेतना सामाजिक मूल्य चेतना का व्यापक आधार लेकर आगे बढ़ी है। कवि का मूल्य संकल्प अनुभव की एक श्रृंखला है, उसे खंडों उपखंडों में नहीं बांटा जा सकता। कवि मूल्य के लिए विवेक, अनुभव और ज्ञान को आवश्यक मानता है। मुक्तिबोध ने भारतीय इतिहास का वो दौर देखा था जिसमें स्वतंत्रता के मुरझाते हुए सपने थे। शासन की बागडोर विदेशी सत्ता से निकलकर भारतीय हाथों में अवश्य आई थी, लेकिन व्यवस्था का स्वरूप ज्यों का त्यों था। युगीन परिस्थितियों और कवि की स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, आज का कवि एक असाधारण, असामान्य युग में रह रहा है। वह एक ऐसे युग में है जहां मानव सभ्यता संबंधी प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठे हैं। समाज भयानक रूप से विषमताग्रस्त हो गया है। चारों ओर नैतिक ह्रास के दृश्य दिखाई दे रहे हैं।
नोच खसोट अवसरवाद भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। कल के मसीहा आज उत्पीड़क हो उठे हैं। मानव संबंध टूट फूट गए हैं। समाज में शोषकों उत्पीड़कों और उनके साथियों का जोर बढ़ गया। चहुं ओर विसंगतियां हैं, परंतु यह विडंबनात्मक परिवेश कविता को निराशा की ओर नहीं मोड़ता, बल्कि आत्मसंघर्ष की ओर, आत्मविश्लेषण तथा संशोधन की ओर ले जाकर खड़ा कर देता है। वे मानव भविष्य के प्रति आशा एवं उम्मीदों के पैरोकार सिद्ध हुए और लिख पाए। मिट्टी के लौंदे में किरणीले कणकण गुण हैं। जनता के गुणों से ही संभव है भावी का उद्गम। गहन अंधकार को चीरती एक उजली ज्योति किरण लगातार चलती है। वर्तमान युग के अंधकार के बीच उनकी रचनाओं में आशाओं आकांक्षाओं के नक्षत्र टिमटिमाते देखे जा सकते हैं। गहन अंधकार में भी आशा की कोई न कोई पगडंडी चमक पड़ती है। अनुभूत अंधकार की आशामयी चेतना में रूपांतरित कर पाना उनकी अदम्य प्राण शक्ति और आस्था का प्रतीक है। दहशत और उम्मीद दोनों साथ साथ गतिशील हैं। समाज की मूल्यहीनता में कवि स्वयं को समायोजित नहीं कर पाता। सारे समाज की मूल्यहीनता में वो अपने को एकाकी पाता है। भटकाओं में भी वो अपने से छल नहीं करता, अपने को धोखा नहीं देता। जीवन के उतार चढ़ावों में वो निरीक्षण करता है स्व का, आत्म का, अपनी सही पहचान बनाने का प्रयत्न करता है। अधूरी और सतही जिंदगी के गर्म रास्तों पर चलते हुए संपूर्ण जिजीविका का कवि व्यक्तित्वांतरण के जरिए सबकी शोषण से मुक्ति, सबके लिए समान सुख सुविधा के विधान की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करता है। सभी प्रश्नोत्तरी की तुंग प्रतिमाएं गिराकर तोड़ देता हूं हथौड़े से, कि वे सब प्रश्न कृत्रिम और उत्तर भी छलमय। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।